मान बड़ोदरा गुजरात से हमारे बीच में पधारे हैं अल्पेश जी गज्जर। अल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है सर आपसे, जैसे गुजरात के कोई भी व्यक्ति रहते हैं तो उनके नाम के पीछे हम लोग भाई लगाते हैं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, तो ऐसे हम अल्पेश भाई गज्जर भी लगा सकते हैं? जी लगा सकते हो, लेकिन मैंने भाई नहीं लगाया है। अच्छा, मैं अल्पेश गज्जर हूँ, सिंपल। तो ये भाई जो लगाते हैं जी, इसके पीछे कोई विशेष कारण है? वो मानवाचक वर्ड्स हैं। जैसे अगर आप दिल्ली के हो और आपका नाम तपन है, हाँ, तो हम तपन जी बोलेंगे। हाँ, तपन जी, यस। अगर हरियाणा से हो तो तपन लाल बोलेंगे। तो लाइक सिंह बोलेंगे बिहार में है तो। मतलब किसी के पीछे हम जो respected words भाई आते लगा हैं। सकते हैं। जी, जी। इसका मतलब हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। डेफिनेटली। अच्छा, जी तो फिर वाइफ क्या बोलेगी? जी, वो वाइफ फिर नाम ले लेती है। अब उसको अच्छा, पूछा जाता है एज लिविंग सर्टी, तो फिर बोलना पड़ता है कि महेश भाई की वाइफ हूँ। अच्छा, ओके ओके। तो भाई का मीनिंग गुजराती में भाई ही है, अलग जी, अलग नहीं है? जी अलग नहीं है। इट मीन्स ब्रदर, लेकिन गुजरात में दो ब्रदर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और मानवाचक वर्ड्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। चलिए चलिए, जी बहुत बढ़िया। अल्पेश जी, आपको बुलाने के दो कारण थे हमारे। जी। पहला कारण तो ये, हमारे व्यूवर्स ने बहुत बार आपका नाम रिकमेंड किया कि अल्पेश गज्जर जी को बुलाइए। जी, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, सारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। और दूसरा कारण भी हमारे व्यूवर्स ही हैं। वो बहुत बार लिखते हैं कि आप अपने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाइए। तो नरेंद्र मोदी जी से हमारी कोई डायरेक्ट तो जानकारी है नहीं, तो मोदी साहब भी गुजरात से हैं, आप भी गुजरात से हैं, तो आप थोड़ी सिफारिश लगा दीजिए हमारे व्यूवर्स की तरफ से। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए मुझे सिफारिश लगानी है एक ना एक दिन। अच्छा जी, तो लगा देंगे पक्का। चलिए चलिए, और चाहेंगे इस इंडस्ट्रीज की मीटिंग में उनको जरूर आना चाहिए। थैंक ये यू। देश के ग्रोथ के लिए मुझे लगता है उनकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हमारे व्यूवर्स को इतना विश्वास है अल्पेश जी हमारे इस चैनल पे, तो मैं एक बार कमेंट पढ़ रहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट को मैं पर्सनली पढूं। जी। तो किसी ने ऐसे ही रिकमेंड किया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाइए। तो उसी का किसी नीचे ने रिप्लाई किया कि यार ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे तो कल को ये भी बोलेगा कि आप जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को बुलाइए। जी। तो तीसरे ने लिखा कि यार ऐसे ही होता रहा तो कल लोग ये बोलेंगे कि शिव जी को बुलाइए, हनुमान जी को बुलाइए, दुर्गा माँ को बुलाइए। जी। तो बोले ऐसे ऐसे लोग थोड़ा आते हैं। हाँ। लेकिन मुझे हमारे व्यूअर्स पे भरोसा है कि जिस प्रकार से हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, एक दिन जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है किसी भी क्षेत्र में, जी, उन सबको हम लोग बुलाएंगे, जिस प्रकार से आपको बुलाने में हम लोग सफल रहे हैं। और जो सब्जेक्ट की आपके चैनल है उसके लिए भी उनको आना जरूर चाहिए। जी जी जी, मिस्टर मोदी को। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काफ़ी भार हल्का हो जाएगा। मतलब जो उनकी प्लानिंग्स हैं इंडिया को लेके, जो उनके कार्यक्रम्स हैं, चाहे वो स्किल इंडिया मेक इन बात इंडिया, करें, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यस, वो सब कुछ हमारी इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट है। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम शुरुआत करते हैं सर। जो व्यूअर्स पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं, जी, आपकी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। पहले तो मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं गुजरात बड़ौदा से अभी तो बिलोंग करता हूँ। राइट। और मैं उससे पहले भी आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और डेफिनेटली आपने बहुत उम्दा काम किया है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, क्योंकि आज भी मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी उनको पता है कि नहीं कि इंडस्ट्रीज़ की क्या ताकत है। लोग उसको भले ही बुरे रूप में जानते हो, लेकिन जो रूप हम लोग जानते हैं, जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, रियल मीन डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ रियल प्रोडक्ट होता है, तो उसको आप जो प्रमोट कर रहे हो इस चैनल के थ्रू सर, तो मैं बिल्कुल हमेशा आपके साथ रहूँगा इस मामले के अंदर। नहीं, थैंक यू सो मच। और ना सिर्फ इंटरव्यू के लिए, कभी कहीं भी ज़रूरत पड़े अगर इस सब्जेक्ट को लेके, तो मैं क्या, हम सारी इंडिया की जो एथिकल लीडरशिप है वो आपके साथ रहेगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा अल्पेश जी। एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई ना, इसके पीछे जो मेन कारण है वो यही कारण है। जब मैं अभी भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो जब मैं प्रेसिडेंट था डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का, तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि जब हम कोई कॉमन प्रोग्राम करते थे तो उसमें लीडर्स आने में हेजिटेट करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते नहीं थे, पता नहीं क्या डर था। तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बनाते हैं
जिसमें एक तो रिलेशन बनेंगे लोगों के साथ में, और रिलेशन बनने के साथ साथ में जब रिलेशन बनते हैं, जब दोस्ती बनती है, तो फिर दोस्ती में व्यक्ति जो है आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करता है, प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर हो जाता है। जी 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 जी। तो वही एक प्रयास है और आपने हमारा हौसला थैंक यू बढ़ाया। सो मच यहाँ इनवाइट करने के लिए। दूसरा, जैसे मेरा नाम अल्पेश है और मैं एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूँ। 20 इयर्स मैंने वर्सोला करके एक छोटा सा गांव है। वैसे मेरे पापा जो है उन्होंने उसी गांव में 50 इयर्स किराया भरा है एक झोपड़े का, अच्छा, जिसे हम ओडी बोलते हैं गांव में। ओडी, चारों दीवार, ओरडी मतलब उसको झोपड़े को, जिसकी एक रूम होती है, हाँ, 4 दीवार मिट्टी की होती है। अच्छा, मिट्टी के घर में रहे जी आप? जी, चारों दीवार मिट्टी की थी और एक ही रूम थी। 3 भाई और मम्मी पापा साथ में रहते थे। और काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुखी था। मैं तब भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि खुशी को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ज़्यादा इमोशनल होने की बात भी नहीं है। लेकिन एकेडमिकली वाइज में मैं फेल रहा। पापा बड़े एम्बिशियस थे, उनकी कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमें रखा था। अच्छा, हम 4-5 किलोमीटर चल के जाते थे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे। जब से छोटे थे तब से अप डाउन स्टार्ट कर दिया। और 12th में मैंने 4 ट्रायल लगाया। मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मुझे कहने से ज़रूर दुख होता है, और मरने से पहले 4 ट्रायल मतलब आपने 4 बार का एग्जाम दिया? किए मैंने 12th के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और 2-2 सब्जेक्ट करके 4 बार में कर लिया। तो ITI किया उसके बाद में 1 साल जॉब की, फिर कहीं से पैसे उधार लिए 75,000 रुपये, और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया टेलीकॉम का। आप जानते होंगे जब उसका ज़माना अभी ख़त्म हो चुका है। PCO मशीन, पे फोन्स आते थे, 1 रुपये वाले कॉइन फ़ोन। अच्छा, राइट 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 जी, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब पहले हॉस्पिटल पे, जी जी, हर जगह था, हर दुकानों में लगा हुआ था बाहर। राइट। तो इनिशियल स्टेज में तो रिटेलिंग किया मैंने नडियाद में, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। राइट। फिर मैं बड़ौदा स्टे किया क्योंकि मुझे होलसेल करना था। फिर गुजरात में होलसेल किया। 7-8 करोड़ का मेरा टर्नओवर था एनुअल। 20-25 आदमी काम करने लगे। राइट। मैंने घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ ट्रेडिशनल मार्केट से ले लिया था। अच्छा, इस फील्ड में आने से पहले। लेकिन हुआ ये कि फाइनेंशियल ईयर 7-8 में ये जब मोबाइल सस्ते हो गए तो PCO का बिजनेस कॉलेप्स हो गया। अच्छा। तो मैंने तब जाके जाना कि आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम 2 होने चाहिए। अगर एक है और कभी भी उसमें अगर पंचर आता है तो डेफिनेटली दूसरा आपको संभाल लेगा। ठीक है, जैसे काम करने की आदत होती है, काम नहीं करने की भी आदत हो गई थी, क्योंकि जब बॉस बन गए और आदमी काम करने लगे तो फिर बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने स्टॉक मार्केट में जाना पसंद किया। अच्छा। उसमें मेहनत नहीं होती, AC में बैठ के सौदे लगाने होते हैं। 28-30 लाख कैपिटल थी मेरे पास, कमाई हुई। वो उसमें मैंने गवा दी। अच्छा। 44 लाख बैंक की CC थी, वो भी चली गई शेयर मार्केट में। फिर शेयर मार्केट में 1 साल के अंदर मेरा बैलेंस शीट तगड़ा था, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो लोन मिलता गया। आगे बढ़े उससे पहले अल्पेश जी, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी जिनको लगता है शेयर मार्केट जो है ना एक इजी वे हो सकता है पैसा कमाने का। जी। और हमने पिछले दिनों एक सज्जन थे सैनी जी, उनको भी बुलाया था। वो स्टॉक मार्केट में लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो आपका चूंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो जो लोग चाहते हैं कि यार शेयर मार्केट से पैसा हम लोग कमाएं, लगाएं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ठीक। वो ट्रेडिंग के लिए या बिजनेस के लिए नहीं होता। राइट। अगर मेरी छोटी बच्ची या बच्चा है जिसका मैं 20 साल 15 साल के बाद का कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करो तो कोई इश्यू नहीं है। वो आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन लोग उसको रोजगार ही बना लेते हैं, तब इश्यू है। तो आपने ट्रेडिंग किया, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब उस पर्पज से नहीं आ पाए? जी, मैंने ट्रेडिंग किया। राइट राइट। और ट्रेडिंग में काफ़ी पैसे गंवाए। मतलब लगभग मुझे याद है, मैं प्राइवेट कोई दोस्तों के पैसे नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन जो बैंक से मैंने लोन लिया था वो 1,36,25,000 था। तो 14 बैंकों ने केस किए थे मेरे ऊपर। अच्छा। ओहो। जी। वो सारा पैसा शेयर मार्केट में डुबा दिया मैंने। ओहो। और एक जस्ट मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, वो पैसा ट्रेडिंग आपने की, अगर उस समय वो आपने इन्वेस्ट किया होता, जिन स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे थे उन्हीं में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता और भूल जाते, तो क्या लगता है आज आप प्रॉफिट में रहते? बैंक से अच्छा रिटर्न आता, डेफिनेटली। बैंक से अच्छा आता। जी जी, डेफिनेटली आता। तो मतलब इसको हम लोग यूँ समझे कि शेयर मार्केट में अगर आप लंबी इन्वेस्टमेंट, मतलब 5 साल से ज़्यादा का समय टीवी आपके के पास सामने में बैठ के रेट देखने की चीज़ ही नहीं है। ओके ओके, राइट। सिंपली जैसे आप FD कर देते हो, फिक्स डिपॉजिट, हाँ, तो आप सोचते हो रोज जाके नहीं, कितना हुआ, बस इसमें भी आपको
वही करना पड़ेगा। वही क्या आप एटीट्यूड रेट रखना देखोगे तो पड़ेगा। डेट डिसाइड करोगे 5 साल के बाद देखूंगा, sure। बाकी आपको फिर वो बहकाएगा। ये तो एक उसमें भी साइकोलॉजी थोड़ा रिस्क, अगर शेयर मार्केट में भी थोड़ा रिस्क लगता है जब हम कंपनी का चुनाव करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि आजकल म्यूचुअल फंड है, तो जी म्यूचुअल वो फंड सबसे हम अच्छा है। मैं तो यही ले लें। बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो बात अलग है कि वो लोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन 80-90% लोगों को तो म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी सर। सर। तो आपको नुकसान हो गया बहुत जी सारा। नुकसान हो गया। तो जिस इंडस्ट्रीज़ की मीटिंग में हम आए हैं, जिससे मैं बहुत नफरत करता था, अच्छा, डायरेक्ट मुझे सेलिंग से। हाँ, मेरा एक दोस्त था, वो बेचारा टाई पहन के घूमता था। मैं उसको बोलता था, तो ऑफिस में आए ना तब टाई निकाल देना। अच्छा। वो डायरेक्ट सेलिंग करता था। अच्छा। तो मुझे लगता था कि जो लोग बिल्कुल बेकार होते, नेवरे होते, वही ये काम करते हैं। और अच्छे क्वालिटी के लोग कभी इस फील्ड में नहीं आते। मैं तो बिजनेस नहीं मानता था। मुझे लगता था कि मैंने आपको उल्लू बनाया और यू आर ऑथोराइज टू सबको बुलाया, मेक उल्लूज। यस। तो नफरत थी लिटरली। मुझे दुख की बात यह है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था और नफरत थी। अच्छा, ओके। और आज हमारे देश में 90% लोगों की हालत यही हाँ, है, उनको कि जानकारी उनको नहीं पता है। ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और फिर भी वो नफरत करते हैं। तो मैं उनमें से एक था। तो मजबूरी, मतलब मरता आदमी क्या ना करता, वो वाली पोजीशन थी। तो लोगों ने बोला कि दोस्तों ने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे, लेकिन मैंने बोला नहीं, जब तक जिंदा हूँ मैं पैसे चुकाना चाहूँगा। अच्छा, बैंक के और बैंक के पैसे, हाँ। तो क्योंकि अब इतना पैसा, हमारा कोई बैकग्राउंड से हम थे नहीं, तो प्रॉपर्टी भी सेल करो तो उसमें प्रॉपर्टी के इतने रेट नहीं थे। 8-9 की बात है। राइट। तो तब जो है एक यही दोस्त मुझे बॉम्बे लेके गया। कुछ कमाए हुए लोगों को मैंने देखा। एक अंकल थे, बोले मेरी इनकम 2 करोड़ है। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो मैंने इनकम प्रूफ मांगे। जनरली लोग क्या है, सुनते हैं, हॉल के बाहर जाके बोलते हैं फेंक रहा है। मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा मत बोलो कि फेंक रहा है, आप क्रॉस चेक करो ना उससे। तो मैंने क्रॉस चेक किया था, इसलिए मैं फायदे में रहा कि 2 करोड़ की इनकम मैंने देखी। हाँ, अच्छा। मेरे इनकम टैक्स आपने उससे प्रूफ लिया कि प्रूफ भी आ रहा लिया, है? और मेरे सीए के थ्रू मैंने वेरिफिकेशन भी करवाया। ओके, वेरी गुड। और फिर मुझे लगा कि ये बिजनेस में पैसा है, पहली बात तो ये है। अब मैं बाय बॉर्न एथिकल रहा हूँ। मतलब मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे गलत तरीके से पैसे कमाने चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर मैं तकलीफ में हूँ या नहीं हूँ, दोनों कंडीशन में मैं अपनी ट्रैक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। तो मैंने उस बिजनेस में वो नहीं देखा था कि मुझे सिर्फ फायदा होना चाहिए। मैंने देखा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट। तो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, वो बाइनरी थी। 2009 में मैंने स्टार्ट की, और 3-3.5 साल मैंने उस कंपनी के साथ एसोसिएशन रहा मेरा बाइनरी में। फिर आप जानते हो कि जैसे बाइनरी में जब आपको कमीशन तगड़ा देना होता है, तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है वो एवरेज महंगी होती है। राइट। तो महंगी प्रोडक्ट मुझे लगी कि वर्थ नहीं है या महंगी है। दैट्स वाई मुझे कुछ सालों के बाद लगा कि मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ। अब उसके पीछे भी लंबी कहानी है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में निपटाता हूँ कि मैंने उस कंपनी को छोड़ा। सेम कहानी सर, एक हमारे साथी आए थे मोहित सरदाना जी, उनकी सेम स्टोरी थी। वो एक कंपनी में 8 साल तक काम किए जी। और जब उनको लगा कि उस प्रोडक्ट की एक टाइम वैल्यू थी, लेकिन आज वैल्यू नहीं है, आज उसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं है जी। तो उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मैं अब इस कंपनी के साथ में काम नहीं करूँगा, और वैसे ही आपका रहा जी। और मैंने उस कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए कमाए। अच्छा। मेरी उसमें हाईएस्ट इनकम 11 लाख पर मंथ से थी। ओके। और फिर मैंने उस कंपनी को छोड़ा। तो मेरी सारी टीम बोल रही थी कि सर आप गलत कर रहे हो। तो मैंने बोला अब मैं लोगों को भरोसा नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं रहा। आपकी कौन सा हमारा मेन जो मेरा स्ट्रॉन्ग साइड है वो स्टेज है, और स्टेज के ऊपर से मैं अगर लोगों को भरोसा नहीं दे पा रहा हूँ तो बात खत्म हो जाती है, बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा। तो मैंने फिर छोड़ा, और वापस 6 महीने मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया। फिर उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। अच्छा। कस्टम, वेट वाले आदमी अच्छे मिलना नहीं मिलना, उधारी, आफ्टर सर्विस। राइट। फिर चाइना से जिस ब्रांड को हमने प्रमोट किया, इंडक्शन स्टोव और कुछ और था, आरओ वाटर प्योरीफायर, तो वो बोले कि हमने ये डाई बंद कर दी है। अच्छा। तो हमने सोचा यार इससे तो वो अच्छा था। अच्छा। यानी मैं पहले मेरी लाइफ में ट्रेडिशनल किया, 1 साल जॉब भी की है, 14 साल ट्रेडिशनल किया, फिर 3.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, फिर ट्रेडिशनल किया, और फिर मैं कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में। और इस बार मैंने पक्का सोच के रखा था, क्योंकि मेरे लिए डेफिनेशन क्लियर थी कि डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। तो मैंने कंपनी चुनी और अभी मैं उसके साथ हूँ। लगभग
6 साल कंप्लीट हुए जस्ट 21 अगस्त को, राइट। और 6 साल में अच्छा कमाया मैंने, 6.5 करोड़ से ज़्यादा मेरी ग्रोस इनकम है, वंडरफुल। और महीना 15 लाख आता है। जगुआर खरीदी है इससे। वंडरफुल, तो ये दैट्स ग्रेट। यही इस इंडस्ट्री की ताकत है सर। जी। आप डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में क्या विज़न देखते हैं? देखो, विज़न मेरी तो बहुत इच्छा है कि बहुत कुछ हो, बस सरकार सपोर्ट करे इसको। आजकल गुजरात वालों की चलती है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन जिस दिन क्लियर हो जाएगी, मुझे लगता है इस देश की लोग 50%, मैं बोलता हूँ 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। True. ये इतना पावरफुल बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग जो लोग जानते भी है वो ये समझते हैं कि ये पैसा बहुत देता है, गाड़ियाँ देता है, फॉरेन ट्रिप्स देता है, लेकिन जो उसके हिडन फ्रूट्स है वो बड़े खतरनाक हैं। राइट। जैसे एक आदमी विपरीत परिस्थिति में लड़ने की क्षमता ये बिजनेस देता है। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना, फाइटर बनना। जैसे एक आदमी जिम में जाता है तो डंबल्स उठाता है तो उसके डोले शोले अच्छे बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई कर लेगा तो उसके दिमाग के डोले शोले अच्छे हो जाएंगे। तो ये इंसान को डेवलप करने के लिए ज़बरदस्त बिजनेस है, ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। और अगर मुझे राइट मिले, जिस दिन सपोज़ कभी मैं पॉलिटिक्स में गया और आगे पहुंच गया, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि बच्चों को मैं 12th की या ग्रेजुएशन की मार्कशीट तब तक नहीं दूंगा जब तक वो 2 साल डायरेक्ट सेलिंग न कर लें। क्या बात है जी। जैसे एक आर्मी भी ऐसी चीज़ है कि कंपलसरी 1 या 2 साल करवा लेना चाहिए। कुछ देशों में ऐसा नियम है। डेफिनेटली। जैसे आप 11th 12th ऐड कर रहे हो तो 10th की जगह उस 2 साल को एक डायरेक्ट सेलिंग में डाल दो, एक आर्मी में डाल दो। तो लोगों के अंदर डिसिप्लिन, हार्डवर्क और चैलेंजेस, मतलब सक्सेस की कोई कॉलेज नहीं है। आपने मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, अलग अलग डिफरेंट IIT ये सब देखा है, लेकिन सफल कैसे बनना है उसकी कोई कॉलेज नहीं है। तो मैं इसको सफल बनने की कॉलेज मानता हूँ। जिसने 2 साल ये कर लिया, उसको फिर आप फील्ड कोई सा भी दे दो, वो डेफिनेटली आगे जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक बुक है बिजनेस स्कूल जी। तो उसमें वो लिखते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग को हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इसमें 8 छुपे हुए फायदे हैं। तो वो पैसे की बात नहीं करते जी, वो 8 ऐसे हिडन बेनिफिट्स की बात करते हैं जो हर व्यक्ति को बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। उसमें पहला फ़ायदा वो ये बताते हैं कि एक ऐसी यूनिक एजुकेशन देता है जो आपको किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं मिली। और वो आपने भी उस चीज़ को जिया है, हम लोग भी उस चीज़ को जी रहे हैं। चलिए, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की बात है तो मैं चाहूँगा कि मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और सबको कंपलसरी करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे के लिए, बाकी की बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट। तो देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम भी करती है डायरेक्ट सेलिंग। जी डेफिनेटली। मतलब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं और हम मुस्लिम टीम को मोटिवेट करते हैं, उनके सपोर्ट के लिए रात दिन जागते हैं, उनके वहाँ जाके मीटिंग्स लेते हैं और गले भी मिलते हैं, उनके घर खाना भी खाते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है। हाँ, और जब आप किसी के इतना नज़दीक जाएंगे जी, तो फिर नेचुरली आप नहीं चाहेंगे कि उसका किसी भी रूप में बुरा हो। मैं आपको बता दूं, मेरी हर ट्रेनिंग सेशन में बोलता हूं कि मुझे जिस दिन इस बिज़नेस के थ्रू पाकिस्तान भी जाने का मौका मिला तो मैं जाऊंगा और उन आवाम को मोटिवेट करूंगा कि भैया आप ज़िंदगी बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है। ये करने में मुझे भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है। तो ये एक ही प्रोफेशन है जहाँ कहीं भी लॉस नहीं होता। मतलब एक डॉक्टर का अगर क्लिनिक अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स बीमारी बढ़ रही है, तो लॉस एंड गेन है ना। मतलब एक लॉयर अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कहीं डिवोर्स हो रहे हैं या कहीं जमीन के झगड़े हो रहे हैं तो उसको फायदा हो रहा है। लेकिन ये एक ही प्रोफेशन है जहाँ सबके फायदे में आपका फायदा है। तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत सही कह रहे हैं अल्पेश जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां के साथ में जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज आई और चूँकि गाइडलाइंस आ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेटर होती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनी सर्कुलेशन कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो एक बड़ा चैलेंज है आज भी हमारे लिए जी। और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे देखिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनके पास में डायरेक्ट सेलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो कोई पॉजिटिव तो जाता नहीं है जी। तो वो ये सूचना उनको कोई नहीं देगा कि अल्पेश गज्जर जी जो है ऐसी बैकग्राउंड से थे और आज यहाँ पे इस लेवल पे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं और सरकार को इतना टैक्स दे रहे हैं। तो उनके पास में सूचना ये जाती है कि फ़लाँ व्यक्ति ने पैसा लगाया था
और वो डायरेक्ट सेलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट था और उसमें इतना पैसा उसने डुबा दिया। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक बड़ी बाधा हैं हमारे देश में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को अगर डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना है तो वो कैसे फ़र्क पैदा करे कि ये कंपनी सही कंपनी है या ये मनी सर्कुलेशन कंपनी है। ओके, तो मैं अगर जैसे मुझे चुननी है तो मैं इसी कंपनी को चुनूंगा कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि वो कंपनी मुझे कोई ज़बरदस्ती पैसा लगवा रही है, नंबर 1। अगर लगवा रही है तो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। राइट। कोई मुझे किस्तों में लगवा रही है तो भी वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। राइट। सिंपली एक जैसे एक शॉपिंग मॉल वाले या एक दुकानदार जो काम करता है वो क्या करता है, आप ये प्रोडक्ट ले जाइए, अच्छी है। जो कंपनी प्रोडक्ट सबसे पहले रखेगी राइट। वो प्रोडक्ट कि अगर मैं उस कंपनी के साथ नहीं भी जुड़ता हूँ तब भी मैं यूज़ करूँगा उससे लेके, राइट। तो फिर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। राइट। लेकिन रिटर्न के लालच में आके मुझे नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, या जो प्रोडक्ट मेरे काम की नहीं और ले रहा हूँ, या जितनी क्वांटिटी मेरे लिए पर्याप्त है उससे ज़्यादा मैं खरीद रहा हूँ सिर्फ इनकम की वजह से, तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। लोग रिटर्न का भी वादा करते हैं। पहला तो क्या था कि आप जो मनी सर्कुलेशन की बात करते हो तो पता चल जाता था कि भैया आपसे पैसे मांगे जाते हैं और आपको एक रिटर्न की गारंटी दी जाती है। राइट। राइट। तो वो तो सबको समझ में आता है कि मुकेश अंबानी साहब का ग्रोथ 25% से ज़्यादा नहीं है। LIC 10 मुकेश अंबानी के बरोबर है, उसका ग्रोथ 25% से ज़्यादा नहीं है साल का। राइट। तो लोग महीने के 25% देने की बात कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पिता है ये लोग? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो लोग समझदार हैं उनकी आंखें खुली है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश में अगर कोई चीज़ बैठे बैठे मिलती है ना तो लोग लेट जाते हैं, राइट। और लेटते लेटते बोलते दो ना। अब ऐसे देश में ऐसी कंपनियां चलेगी। अब दूसरी एक किस्म की कंपनी आई है जो अपने आप को लीगल बोलती है कि लायबिलिटी नहीं रही। लायबिलिटी का मतलब एक बार 1-2 लाख रुपए आपसे ले लूँ मैं और एक प्रोडक्ट थमा दूँ कि ये कहने के लिए प्रोडक्ट, ताकि आप मेरे ऊपर केस ना कर पाओ। ओके। ओके। और मैं आपको बोलूँगा कि भैया तुम्हें फिक्स कोई रिटर्न आएगा या जो भी, उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और ऐसा कोई फिक्स रिटर्न कैसे दे सकता है जब तक प्रोडक्ट का वॉल्यूम से प्रॉफिट नहीं निकलता। राइट। 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 तो लोगों को समझना चाहिए कि पैसे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं वो देख लें। राइट। तो मैं ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग बोलूँगा, क्योंकि देखो हम 3 बेस के ऊपर चलते हैं हम लोग: बाय द प्रोडक्ट, यूज़ द प्रोडक्ट एंड रेकमेंड द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट आप बाय करने के लिए तैयार नहीं हो तो बाय द प्रोडक्ट के पैरामीटर में आता कहाँ है? दूसरा आता है यूज़ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट यूज़ करने लायक ही नहीं है तो आप उसको फिर डायरेक्ट सेलिंग कैसे कहते हो? राइट। और तीसरा है रेकमेंड द प्रोडक्ट। यूज करने के बाद रेकमेंड करने लायक प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं कह सकते। तो मेरी नज़र में यह है कि अब बहुत सारे मुखौटे आते हैं, कभी बोले क्लिक करो, ऐड के ऊपर क्लिक करो, ये करो, लेकिन कुछ कौम ऐसी भी बन चुकी है जिनको तुरंत पैसा चाहिए। राइट। उनके पास ऐसे ही लीडर्स का, ऐसे ही लोगों का नंबर है, हम लीडर्स नहीं बोलेंगे मुझे शर्म आती है। तो उनके पास ऐसे ही लोगों का नंबर है कि इन्वेस्टमेंट प्लान आया तो उनके कार्टल तैयार होती है, उनके पास नेटवर्क भी तैयार है। तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो पेशेंस से, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर इमीडिएट पैसा नहीं आता। ये आम का पेड़ है तो आम के पेड़ में 5 साल के बाद आम आते हैं, और ये लोग गेहूं चावल की आदत वाले हैं। ये काटते खाते, काटते बोते, खाते काटते बोते खाते, इनका यही चलता रहेगा। तो ये जो भी आए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर सही कंपनी का चुनाव करना है तो वो हमेशा याद रखे कि जैसे हम एक छोटे से छोटे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट, जैसे ऑटो रिक्शा 2.5 लाख, पान की दुकान भी लगेगी तो उसका पैसा कुछ भी वो कहीं भी लगाएगा, इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ आपको एंट्री फीस नहीं है, लेकिन आपको 1 साल का इन्वेस्टमेंट कम से कम लगाना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप जो है वो उस लेवल पे आ सकते हो कि आप सर्वाइव कर पाओ, और वो भी आप सही सिस्टम कमिटमेंट के साथ काम करते हो। तो इसमें हम 2-3 चीज़ें ये समझें सर, जैसा आपने बोला कि पहली चीज़ तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की आपको अगर गंद आ रही है जी कि पैसा दिया जा रहा है और आपसे वायदा किया जा रहा है 25% 30% देंगे, उससे बच के रहना है। दूसरा, जब आप कंपनी से जुड़ें तो वो पैसा कितनी दे रही है और क्या क्या दे रही है वो बाद में देखना है। पहले ये देखना है कि उसका जो प्रोडक्ट है, हाँ, क्या वो मेरे खरीदने लायक है, एग्जैक्टली, और क्या मैं उसे आसानी से प्रमोट कर सकता हूँ। जी, तो वो चीज़ ध्यान से देखनी है। जी जी। बहुत बढ़िया सर। और मैं पर्सनली इस चीज़ का हिमायती रहा हूँ। हमारी जब कॉमन प्लेटफॉर्म पे बातचीत होती है
तो बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं कि सर आप है ना प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। आज पानी की एक बोतल वो अगर एक सामान्य दुकान पे 10 रुपए की मिलती है 1 लीटर की, तो 5 स्टार में आपको 100 रुपए की मिलती है। तो आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा ये कहना रहता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में वो मिले, वो समझ में आती है चीज़, लेकिन चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में इतने लकूने हैं, इतने फ्रॉड के चांसेस हैं, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। जी। सरकार जब बनाएगी तब बनाएगी, एसोसिएशन के बिहाफ पे ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, और जब आप अपने डायरेक्ट सेलर को दे रहे हो तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए जी। कि भाई आप इतने % बढ़ा के दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जी। आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम खुली लूटने की छूट किसी को नहीं दे सकते, और ये हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा है, पूरी इंडस्ट्री के लिए। अदरवाइज़ क्या है कि मैं और आप बोने में लगे हैं और कुछ लोग उखाड़ने में लगे हैं। राइट। क्योंकि और उन लोगों को हमने ही पैदा किया है, हमारी इंडस्ट्री ने, गलत इंडस्ट्री ने पैदा किया है। राइट। तो आज भी अगर हमें पानी के सामने चलना पड़ रहा है, दैट मीन्स उसका रीज़न यही कि कुछ कंपनियों ने गलत प्रैक्टिसेस की, उसका वो रिजल्ट है। राइट। जो हम भुगत रहे और हैं। मेरा ये मानना है कि जो सीनियर लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में और सीनियर कंपनियां हैं स्पेशली, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए और उनको प्रचार करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें गलत करना हैं, भी उसके चाहिए, बारे में खुल के और बोलना होम चाहिए। मिनिस्ट्री जैसे कोई डिपार्टमेंट को लिंक करके उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई गलत आता है तो इमीडिएट उस एसोसिएशन के थ्रू मेल चला जाना चाहिए कि भाई आप इस कंपनी का जायजा लीजिए, जाइए, चेक कीजिए। नहीं, वो एसोसिएशन एक्चुअली काम कर रही हैं इस दिशा में, लेकिन चूंकि कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के तहत हम लोग अभी काम कर रहे हैं जी। लेकिन जब तक एक्चुअली है ना एक डेडिकेटेड बॉडी नहीं बनेगी, एक बहुत सारी मेन पावर नहीं होगी, अगर 1000 मेल चली गई सपोज, इतना बड़ा हमारा देश है, तो उनको ट्रैक करने के लिए कोई एक मैकेनिज्म जब तक नहीं होगा तब तक चीज़ें उतनी बेटर नहीं होंगी। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। जी, डेफिनेटली। अल्पेश जी, जब आपने आने के लिए हामी भरी तो हमने आपका एक वीडियो डाला था, अल्पेश गज्जर जी इज कमिंग सून। तो कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन लिखे हैं रिकमेंडेशन उसमें कमेंट में, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी प्लीज। इजाज़त है? बिल्कुल सर। रुपेश रॉय का एक प्रश्न है जी। टीम आती है जाती है, बहुत सालों से हो रहा है, क्या करें? देखो, टीम आना और जाना इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लीडर आप ढूंढ लो उसके साथ भी ये हुआ होगा। लेकिन जिसके साथ ज़्यादा मात्रा में होता है उनको अपना बिहेवियर और एटीट्यूड ये चेक करना ज़रूरी है, खुद को चेक करने की जरूरत। लेकिन अगर कम मात्रा में है तो फिर या खुद चेक करे, जब कोई टीम जाती है तो आप जायज़ा ज़रूर लें कि वो किस फोल्ड के थ्रू गए। मेरा था या कंपनी के कोई चेंजेस वो पचा नहीं पाए, या कुछ और रीज़न था, या डाउनलाइन का रीज़न था, या क्रॉस लाइन ने नेगेटिव किया, वॉटेवर। आपको वो जायज़ा लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि टीम क्यों जा रही है, पहली बात तो ये है। और जो चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो वो आपको कर लेनी चाहिए, जो नहीं कर सकते इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो 30-35 करोड़ लोग थे। आज कितना है? आज 130 करोड़ के लगभग। तो क्या कोई मरा नहीं? राइट। तो लोग आते हैं जाते हैं, और जाने वालों की तादाद से आने वाली तादाद बड़ी होती है अगर आपका एफर्ट सही है तो। दैट्स ग्रेट। तो आप लगे रहिए, टीम बढ़ती रहेगी भले जाने के बाद। मेरा इसमें ये मानना है सर कि बीइंग ए लीडर, अगर आप एक टीम बना रहे हैं जी, तो जैसे हम लोग अपने ग्रुप की काउंसलिंग करते हैं तो हमें सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए जी। तो सेल्फ काउंसलिंग में हम अपने आप से पूछें कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मेरे से खुश हैं या नहीं हैं, टीम की जो उम्मीदें हैं उन पे मैं खरा उतर रहा नहीं उतर रहा हूँ, अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगर उस प्रकार से सेल्फ काउंसलिंग करे, एनालिसिस करे चीज़ों को लेकर, तो शायद ये प्रॉब्लम। लेकिन जनरली ये होगा नहीं, लोग ये कभी नहीं करते। जब भी कुछ गलत होता है तो उनके पास ठोस रीज़न रहता है कि ये क्यों हुआ, और उसमें वो रीज़न खुद का नहीं देखते, कभी नहीं देखते। और जनरली मेरी टीम को पता है कि मैं क्या जवाब दूंगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है टीम के अंदर तो मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप देखिए, आपके अंदर प्रॉब्लम है। तो मेरा तो ये पहले से ही है कि भैया अगर मेरी टीम गई मेरा फॉल्ट है, राइट, और किसी का फॉल्ट नहीं है। तो रुपेश रॉय जी को हम ये कहना चाहेंगे कि आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए जी, और सेल्फ एनालिसिस में आप देखिए कि और चीज़ें कारण हो सकती हैं, लेकिन आप
कारण कितना है उसमें, उसको आप सुधारिए। अब कई बार क्या है, अब रुपेश जी अच्छे इंसान भी होंगे, टीम को संभालते भी होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन जो इस इंडस्ट्रीज में जो लोगों को लाना है, अगर वो आपके वादे कंफर्टेबल हैं तो लोग टिकेंगे। अगर मैं बोलता हूँ तुम आ जा यार, मैं 3 महीने में सेट कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहेगा, फिर निकल जाएगा। राइट। जबकि आपको खुद को पता है कि भैया 1 साल या 1.5 साल 2 साल लगने वाले हैं, तो कमिटमेंट सही करें। फिर सबको एक ही बात बोलते हैं कि भैया मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो सपोर्ट की जो डेजिग्नेशन क्या बोलते हैं उसका परिभाषा, हाँ, वो पहले से डेफिनेशन क्लियर करें। राइट। कि सपोर्ट की डेफिनेशन क्या। हाँ, बहुत बार गलती वही होती है कि हम ऐसे प्रोमिस कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, और लोग उम्मीद भी उसी हिसाब से करते हैं। राइट। क्योंकि हम तो जैसे उसको जान देने वाले हैं उस तरह से, और जिसका बिजनेस नहीं चलता वो और ज्यादा कमिटमेंट करता है। जो वही है, वो बेचारा फर्स्ट्रेट होता है, वो दूसरों को कहता है कि मैं संभाल लूंगा तेरा। जी, वो जो बॉलर फर्स्ट्रेट होता है तो बाउंसर्स डालता है ना, बस वो ऐसी गलती करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल आपने दिया सर जी। ड्रीम्स कम ट्रू, ये कोई यूट्यूब चैनल है, उनकी तरफ से क्वेश्चन आया है, आप इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता बनाई, ये हम कैसे पाएं, क्या करें क्या नहीं? देखो, मुझे लगता है कि ये हर इंडिविजुअल पर्सन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका एटीट्यूड है। ओके। और मुझे पहले भी किसी ने पूछा था कि आप कैसे काम करते हो, तो मैंने बोला आप जब किसी जैसे विराट कोहली को पूछोगे कि आप बैट कैसे घुमाते हो, तो वो यही बोलेगा जैसे गेंद आती है वैसे मैं घुमाता हूँ। राइट। तो परिस्थिति को भापना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, सामने वाले इंसान को अंडरस्टैंड करना, और सिर्फ अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब उसको रिएक्ट करते हो तो वही कंफर्टेबिलिटी से पेश आए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता चल गया कि इसके मन में चोर है, तो मैं बता देता हूँ तेरे मन में चोर है, मुझे पता चल गया। और दूसरा होता है कि देख भाई, तुझे कोई भी गलत चीज करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो आपके 2 प्रकार के वलन होते हैं उसके सामने, तो आप कौन सा रिएक्शन करते हो जानने के बाद भी, क्योंकि कई लोगों के अंदर वो अंडरस्टैंड तो होती है कि वो परिस्थिति को भाप लेते हैं, लेकिन फिर वो उसको जो रिएक्ट करना है वो सही से नहीं करते, है ना। जैसे मैं किसी के घर प्रेजेंट करने गया हूँ, वो आदमी जल्दी में है, तो मुझे पता चल जाता है कि जल्दी में है, फिर भी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं करना चाहिए था कि आप पहले अपना काम निपटा लीजिए, नो इश्यू, और मैं फिर कभी मिल लूंगा, ये मुझे बोलना चाहिए, तो उसको लगेगा अच्छा इंसान है। अब जानने के बाद भी मैं अपना ही ठोक रहा हूँ, तो डेफिनेटली। इन्होंने ये भी पूछा है कि आपने क्या नहीं किया, कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो आपको रोकती हैं बड़ी सफलता के लिए, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐसी आप हमारे व्यूअर्स से साझा करें? मैंने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया। अच्छा, ओके जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस के जितने भी एथिक्स है उसको मैंने फॉलो किए हैं। राइट। मैंने किसी का ना बुरा चाहा है, ना मैंने कभी किसी क्रॉस लाइन के बारे में बुरा चाहा है, ना कभी किसी से आगे निकलना चाहा है। ओके। सिर्फ मेरा लक्ष्य बड़ा क्लियर था डे 1 से, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं उसी को फोकस करूँ। और जब मैंने पहली बार प्लान देखा था, तो प्लान हमेशा नीचे की तरफ आता है ना। आपको जब डिज़ाइन दी जाती है कि आपको पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं तो लोग ऊपर देखते हैं, बाजू में देखते हैं, उनको ये नहीं पता पैसे नीचे से आते भैया। तो हमारा फोकस जो है वो एक ही जगह होना चाहिए, मैं और मेरी टीम। राइट। तो कभी ये नहीं बोला कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे नंबर 1 बनना है, तो लोग जो है भटक जाते हैं। मतलब इनके लिए सजेशन ये है कि भाई शॉर्टकट मत ढूंढिए, मेहनत कीजिए, एथिक्स के साथ में काम कीजिए और अच्छा व्यवहार कीजिए। अच्छे व्यवहार के साथ। देखो, ये प्रोडक्ट का बिजनेस ही नहीं है एक्चुअली, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। राइट। और रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप सामने वाले की भावनाओं को समझे और उसी तरह उसको पेश आए, और जितना आप कर सकते हो उसके लिए आप कीजिए। राइट। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो आप। राइट। तो अगर ज्यादा अच्छे इंसान हो तो, और ये चीजें आपको आगे लेके जाएगी। दूसरा, फास्ट ग्रोथ का एक और रीजन है कि इस बिजनेस को जैसा मैंने अंडरस्टैंड किया, राइट, मैं उसी रूप में लोगों को अंडरस्टैंड करवा पा रहा हूं। अच्छा, ओके। मतलब मुझे पता चल गया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो आपका विजन बना इसको लेके, एग्जैक्टली वो आप नीचे ट्रांसफर कर पाए। जी, वो बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूँ। वो चाहे एंथुजियाज्म से हो, बॉडी लैंग्वेज से हो, बातों से हो, एग्जाम्पल्स से हो। राइट। जो मैंने अंडरस्टैंड किया, और क्रिएटिविटी से उसके भी एग्जाम्पल्स लेके मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। और जब भी मैं किसी के सामने बैठता हूँ तो कम से कम उसको ये पता चल जाता है कि इस इंडस्ट्रीज में बहुत ताकत है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न लेते हैं।
सौरभ कुमार का प्रश्न है, जी प्लान दिखाने के बाद और सभी बेनिफिट बताने के बाद भी अगर कोई एग्री ना हो जी तो उसको कैसे मोटिवेट करें? एंड आल्सो आई वांट टू नो दैट डे बाय डे हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। देखिए, एक तो जो करना नहीं चाहता उसको कैसे करवाना, इससे तो अच्छा है कि जो करना चाहते हैं उनके पास पहुंचना। जनसंख्या बहुत है हमारे जी देश में। एग्जैक्टली। ठीक है। तो नेक्स्ट वन वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आप उनसे थोड़ी कुश्ती जरूर कर ले लाने के लिए। राइट दूसरे सवाल का जवाब इसी में आ जाता है राइट। कि अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है हाँ। तो जो आना नहीं चाहते उनको लाने का ट्राई कीजिए, वो भले ही ना आए। राइट राइट। और ऐसे सबसे ज्यादा लोगों से ट्राई कीजिए। हाँ, वो क्योंकि आपको बात थोड़ा ये है कि बेटर ये बना सवाल पाएंगे। वही लोग पूछते हैं जो अपनी लाइफ में 100-200 प्रेजेंटेशन भी नहीं किए, राइट राइट। हाँ, जिससे वो 500 प्रेजेंटेशन कर लिए। जैसा आपने बोला शॉर्टकट वाली बात, तो शॉर्टकट में जो चाहते हैं वो जी, जी। उनको लगता है वो एक दो लोगों से बात करेंगे, आता नहीं तो उसको लगता है यार बात नहीं बन रही मतलब एक एमडी डॉक्टर बनना है तो 7 साल पढ़ाई के लिए तैयार है। उसके बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन अब कमिटमेंट है 7 साल का, है ना। फिर डॉक्टरी कंप्लीट होने के बाद 2 साल फ्री में ऑपरेशन करने के लिए तैयार है किसी डॉक्टर के असिस्टेंट में। लेकिन यहाँ पे अगर 100 प्रेजेंटेशन की बात आई तो बोले नहीं अभी जल्दी पैसा कमाना है और कोई रास्ता है, तो देयर इज नो वे। आपको इसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन कर करके ही हो सकता है। राइट। जो जितना ज़्यादा फील्ड में रहता है वो उतना इम्प्रूव होता जाता है। दैट्स ग्रेट। भावेंद्र कुमार खूटे जी का प्रश्न है, जी, जिसका कोई अपलाइन नहीं है वो कैसे अपने आप को संभाले? जिसका कोई अप्लाई नहीं है वो सबसे सुखी आदमी है। अच्छा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस उसी के हैं। अच्छा, जी डेफिनेटली, कैसे सर? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसके कंधे पे आ जाती हाँ, है भरोसा नहीं है किसी का। और इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी निखारती है, ये हम सबको पता है। ट्रू ट्रू। जब आप उसको पार्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज़ है, देने की चीज़ नहीं है। और आपके पास अप्लाई नहीं मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसको और ये अगर नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि मैंने ज़्यादातर जो है, यहाँ भी मेरी एक अपलाइन है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका बहुत सपोर्ट है, बहुत सीखा हूँ मैं उनसे। लेकिन पहली कंपनी जो थी मेरी लाइफ की पहली कंपनी, राइट। उसमें अपलाइन जैसा कोई डेफिनेशन क्लियर ही नहीं हुई मेरी लाइफ में। Okay. तो मैंने बुक्स पढ़ी, यूट्यूब्स देखे, कुछ फील्ड में जाके सीखा, लेकिन सारी चीज़ें मिला के अगर मेरा बिलीफ लेवल हाई है Right. और मेरी एक्शन कंसिस्टेंट है तो फिर अपलाइन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा भी ये मानना है सर। मतलब मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी है। मेरे जो स्पॉन्सर थे जी। वो 6 महीने में बिजनेस छोड़ के चले गए जी। और उससे ऊपर जो सीनियर थे 1 साल के अंदर वो छोड़ के चले गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपका सीनियर कोई छोड़ के जाता है आपको, तो वो आपको सीनियोरिटी दे के चला जाता है। Exactly. आप सीनियर होते जा रहे हैं। सर आप नसीब वाले हो, छोड़ के गए, कई फेलियर अपलाइन होते हैं। हाँ, मतलब वो अगर है उसका भी- डुप्लीकेशन हो गया तो क्या हाँ, होगा? वो और भी गलत है। वो और भी डेंजरस है। That's great, that's है ना, जो अपने रूल थोपता है डाउनलाइन के ऊपर, हाँ। जो किसी का कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं होता। मैं जो बोलता हूँ तुझे करना है भाई, क्यों करना है, पहले अपने आप को साबित कर। हाँ, लोग साथ अपने में आप लेके करेंगे। चलने की बात है। यहाँ बॉस वाली चीज़ कोई है नहीं। और नहीं सर, लेकिन फिर भी जो गलत चीज़ है उसको भी थोपने की बात आती है। Right. मैंने कई बार देखा है कि गलत चीज़ें भी जबरदस्ती थोपी जाती है। ये अप्लाई डेफिनेटली है, इस लाइन में अपलाइन ही सब कुछ होती है, अपलाइन से ही सीखते हैं। यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो अपलाइन ही सब कुछ है, यूनिवर्सिटी पूरी। राइट। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी का टीचर गलत हो जाता है तो भी एक बड़ा रिस्क होता है। तो ये जो नहीं वाला बंदा है, मैं उसको नसीब वाला मानूंगा। उसको लग पड़ना चाहिए अब मतलब वो लकी है बहुत ज़्यादा। जी। और आज के डेट में 1.5 GB डेटा रोज जियो फ्री दे रहा है, आप उपयोग कीजिए और अपलाइन बना लीजिए यूट्यूब को। और चैट विद सुरेंद्र वत सारा है। बिल्कुल, उसमें तो सारी लीडरशिप आप इकट्ठी एक जगह पे लेके आए हो, बहुत कुछ सीखने का है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये मौका चूकना नहीं चाहता। हमने बुलाया था हर्षवर्धन जैन जी को, वो बहुत अच्छे लीडर हैं जी। तो उनका मैंने एक वीडियो देखा पिछले दिनों। तो उन्होंने बोला कि जैसे सब्जी मंडी होती है ना, वहाँ पे आपको सभी तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स एक डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी सब्जी मंडी है जहाँ डायरेक्ट सेलिंग के जो दिग्गज लोग हैं वो एक साथ आपको मिलते हैं। डेफिनेटली। तो जैन साहब को मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लायक हम लोगों को समझा। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आपसे सर हमने बहुत सारी बातें की, व्यूअर्स के क्वेश्चनों का भी आपने बड़े खुल के जवाब दिया। हम बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्पेश जी। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये थे अल्पेश गज्जर, डायरेक्ट सेलिंग का एक जाना पहचाना नाम।
और आपकी रिकमेंडेशन की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से हमारे बीच में आए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।